मैं संदीप शर्मा सभी आर्मी विद्यार्थियों का आर्मी मैथ्स क्लास में स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, आज हम आर्मी का सेट नंबर 7 का मैथ्स शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया हुआ है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। एक छोटी से छोटी संख्या बताओ, ज्ञात करो जिसे 6, 9, 12, 16 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। प्यारे बच्चों, जो एक क्वेश्चन है ये है लैसे मैसे से संबंधित। और लैसे मैसे में 2 फैक्ट है। अगर आपसे कहीं छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है तो उसके लिए हम लैसे ज्ञात करते हैं, लैसे। और कहीं आपसे बड़ी से बड़ी संख्या कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो फिर प्यारे बच्चों मैसे ज्ञात करते हैं। और ये पॉइंट है लैसे में शेषफल बचना। लैसे में कौन सा पॉइंट है प्यारे बच्चों? लैसे में शेषफल बचना। लैसे में शेषफल बचना। जब भी लैसे में शेषफल बचता है, इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का कहने का? क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी एक ऐसी संख्या बताओ जिस संख्या को मैं अगर 6 से भाग करूं तो आपका तब भी 3 शेषफल बचे, 9 से भाग करूं उस संख्या को तब भी 3 शेषफल बचे, 12 से भाग करूं तो तब भी 3 शेषफल बचे, 16 से भाग करूं तब भी 3 और 30 से भाग करूं तब भी 3 शेषफल बचे। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा प्यारे बच्चों? 6, 9, 12 और 16 और 30, इनका क्या ज्ञात कर लेता हूँ? लैसे। लैसे कैसे निकालोगे आप? इस प्रकार निकाल सकते हो। पहला अफजोस है 2 3 6 9 2 6 12 2 28 16 2 से 15 बार। फिर आप 2 से लोगे 3 9 2 3 6 2 चौक 8 और 2 से फिर यूँ 15 झोंका तो फिर आप 2 लोगे 3 9 3 2 दूनी 4 15 आपका झोंका तो फिर प्यारे बच्चों 2 लेंगे 3 9 3 थोड़ा जल्दी 15 फिर 3 से 3 एकम 3 3 3 9 3 एकम 3 1 और 3 पंजे 15 फिर आप 3 से और फिर कहीं से 5 से फिर आप क्या कर दोगे? गुणा करके क्या निकाल लोगे? लैसे। तो लैसे निकालेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80 और 3 3 9 तो 8 9 72 720, यानी कि इनका लैसे कितना हो गया प्यारे बच्चों? 720। जो ये लैसे आया 720, ये संख्याओं का लैसे आया 720। तो लैसे क्या है? लैसे वो संख्या होती है जो 6 से भी भाज्य है, या 720 6 से भी भाज्य है, या आपका 9 से भी भाज्य है, या आपका 12 से भी भाज्य है, और या 16 से भी भाज्य और 30 से भी। लेकिन इसने शर्त क्या रखी? इसने रखी एक संख्या बताओ प्यारे बच्चों। मुझे क्या बतानी? एक संख्या बतानी। और वो संख्या क्या बतानी? जो 6 9 12 16 और 30 से भाग करने पर 3 शेषफल बचे। तो नियम क्या है? जब लैसे में शेषफल बचता है, जब लैसे में शेषफल बचता है तो नियम क्या है? वो संख्या बताते हैं जो शेषफल बचाती है। तो लैसे में वो शेषफल क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों? जोड़ देते हैं। यानी कि 720 आपका लैसे था, 720 आपका लैसे था और आपने शेषफल 3 जोड़ दिया तो 723 वो संख्या है। यदि आप 723 को चेक कर सकते हो, 6 से भाग करें तो 3 ही बचेगा, और 9 से भाग करें जब भी 3 ही बचेगा, 12 से भाग करें जब भी 3 बचेगा, 16 से भाग करें जब भी 3 बचेगा, और 30 से भाग करें जब भी 3 ही शेषफल बचता है। तो लैसे क्या है? लैसे वो संख्या है, या क्या संख्या थी लैसे? जो आपका 720 आया था, जो आपका 6 से भी भाज्य है, आपका 9 से भी, 12 से भी, 16 से भी और 30 से। लेकिन शर्त क्या रखी गई थी? शेषफल बचे। शेषफल कितना बचे? 3। तो वो संख्या बतानी थी, लैसे नहीं बताना था। वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना? तो जब भी लैसे में शेषफल बचता है तो प्यारे बच्चों लैसे निकाल कर शेषफल को जोड़ देते हैं। वो संख्या कितनी आ जाती है आपका? 723। क्या आ गई? 723। अगला क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। तो क्या लैसे आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और आपके पास कोई अलग सा मेथड है? वैसे यही बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है ना? बेसिक में यही आता है, लैसे वैसे डायरेक्ट भी निकल जाता है। लैसे निकाल के, लैसे आपका कितना? 720। तो लैसे निकालने के बाद फिर क्या कर देंगे? जो बचा हुआ शेषफल है वो क्या कर देंगे? इसमें जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 लेके 32 में क्या फैक्ट दिया है प्यारे बच्चों? 32 में क्या फैक्ट दिया हुआ है देखो। रेलगाड़ी संबंधी क्वेश्चन, रेलगाड़ी का।
ये क्वेश्चन है आपका किसका, रेलगाड़ी का। चलो हम चित्र बनाते हैं, समझते हैं क्या चीज़ दी है। वैसे तो चाल समय दूरी, जो आपका चाल समय दूरी है प्यारे बच्चों, और रेलगाड़ी है और नाव धारा है, उनमें 3 सूत्र मेन हैं आपके। यदि आपसे कहीं चाल पूछी जाती है तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, ठीक है ना। इसी से ही फिर क्या है प्यारे बच्चों, 3 सूत्र बने हैं। चाल तो इस प्रकार निकलती है, यदि समय आपसे पूछा जाता है समय बराबर तो होता है आपका दूरी बटे चाल। और यदि किसी क्वेश्चन में आपसे दूरी पूछी जाती है प्यारे बच्चों, दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। आपसे क्या पूछा गया है देखते हैं। 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी होगी किलोमीटर प्रति घंटा होगा प्यारे बच्चों, किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा में आपको ज्ञात करनी है कि चाल क्या होगी। चलो चेक करते हैं क्या निकालनी है, आपको चाल निकालनी है। चलो पहले चित्र लेते हैं। यह रेलगाड़ी होगी, इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, 140 मीटर। इसने खंबे को पार करें, ये आपका खंबा है, क्या है प्यारे बच्चों, खंबा है। और इस खंबे को पार कर जाती है रेलगाड़ी 12 सेकंड में। और मुझे क्या निकालनी है, रेलगाड़ी की चाल। तो चाल बराबर फॉर्मूला दूरी बटे समय, क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई। जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही क्या है, आपकी दूरी। और समय कितना है आपके पास, जो समय है 12 सेकंड। तो 140 बटे 12, लेकिन जब दूरी मीटर में है और समय सेकंड में है तो चाल कहीं में होगी प्यारे बच्चों, मीटर प्रति सेकंड में। देखो चाल समय दूरी में थोड़ा फैक्ट रहता है। चाल 2 रूप में मिलती है, एक तो किलोमीटर प्रति घंटा में मिलती है प्यारे बच्चों, और एक चाल मिलती है मीटर प्रति सेकंड में। कहीं में मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलते हैं, ये तो बड़ा मात्रक हो गया, ये आपका छोटा मात्रक, तो गुणा कर देते हैं 5/18 से, 5/18 से। और जब छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदलते हैं तो उल्टे से प्यारे बच्चों 18/5 से गुणा कर देते हैं। तो अभी छोटे मात्रक में है मीटर प्रति सेकंड, तो इसमें गुणा कर देंगे 18/5। याद रखने का थोड़ा मेथड ये है, जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो छोटे बड़े को छोटे में बदलते हैं। जब बड़े को छोटे में बदलते हैं तो छोटा मान ऊपर आता है, और जब छोटे को बड़े में बदलते हैं तो बड़ा मान ऊपर आता है प्यारे बच्चों। और आपकी चाल कहीं में आ गया किलोमीटर प्रति घंटा में, जई में इसमें पूछा गया है। कंडीशन को काट देंगे, आपका आंसर। वैसे सवाल इजी था। एक तो सूत्र हो गया चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल को बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में बदलना और छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में बदलना। तो काट देते हैं, 6 से 6 दूनी 12 और आपका 6 × 18, 5 दूनी 10, 140 गुणा 3 और बटे कितना हो गया 10, 10 से 14 बार और 14 ती प्यारे बच्चों 42 किलोमीटर प्रति घंटा। आप चेक कर सकते हो 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। ये सवाल था आपका चाल समय दूरी का, और फॉर्मूला हमें क्या निकालना था, चाल निकालनी थी। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाहे क्वेश्चन चाल समय दूरी का हो, चाहे रेलगाड़ी का हो प्यारे बच्चों, और चाहे नाव धारा का हो, आपका यही 3 सूत्र इसमें क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये मेन है, ये बेसिक है, और आपका आर्मी में ज़्यादातर प्यारे बच्चों बेसिक ही पूछा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 क्या है प्यारे बच्चों, 33 आपका एक सूत्र है बीजगणित का। सूत्र क्या है, a जमा बी का वर्ग, a जमा बी का वर्ग। तो सूत्र है प्यारे बच्चों a² + b² + 2ab। एक माइनस का होता है प्यारे बच्चों, एक तो आपका ये हो गया, एक आपका माइनस का होता है a - b का वर्ग, तो ये हो गया आपका a² + b² - 2ab। और एक तीसरा होता है वर्गांतर का, a की 2 - b की 2, a + b और a - b। 3 सूत्र मैंने पहले, और 3 सूत्र अब आपके कितने सूत्र हो गए प्यारे बच्चों, 6 सूत्र बीजगणित के मैंने लिखवा दिए। इससे पहली वीडियो में 3 सूत्र मैं दे चुका हूँ बीजगणित संबंधी, जो भी आपकी कैलकुलेशन आती है, और 3 सूत्र आपके ये होंगे। एक तो a जमा b का वर्ग, पहले का वर्ग जमा दूसरे का वर्ग जमा दोनों की गुणा का दुगुना, a - b का वर्ग, a का वर्ग जमा b का वर्ग - 2ab, और
ए स्क्वायर, इसे बोलते हैं वर्गांतर। वर्ग लग के प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, अंतर। एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। तो इससे संबंधित आपका क्वेश्चन दिया है बड़ा मज़ेदार। क्या क्वेश्चन दिया है 33 में? क्वेश्चन दिया है x + 1/x = 4 हो तो x जमा 1/x = 4 हो तो x² जमा 1/x² की वैल्यू क्या होगी? तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग करने पर दोनों तरफ का क्या कर देंगे, वर्ग। और इधर क्या खोल देंगे, सूत्र खोल देंगे। u क्या हो जाएगा आपका a और u क्या हो जाएगा आपका b। तो a का वर्ग मतलब x का वर्ग 1/x का वर्ग, वैसे पूरे का होगा, एक का भी होगा, एक का वर्ग 1 होगा, x का वर्ग, यानी कि ये वाला फॉर्मूला खुला हुआ है, ठीक है ना, जमा 2x गुणा 1/x = 16। देखते रहे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, पहले का वर्ग जमा दूसरे का वर्ग जमा दोनों की गुणा का दुगुणा। प्यारे बच्चों x है x और 2 एकम 2 आपका, तो x की 2 जमा 1/x की 2 जमा 2 और बराबर कितना हो गया 16। 2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, घट जाएगा। तो जिसका मान आपसे पूछा गया उसका मान निकल कर आ गया आपका 14। तो आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 14। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। दोनों तरफ का वर्ग करके और फिर क्या करना था, कैलकुलेशन को हल करना था। एक तो आपका सूत्र है a जमा b का वर्ग, एक है a माइनस b का वर्ग, एक है आपका वर्गांतर a² - b²। एक बार जोड़ देते हैं, एक बार क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो मुझे इसका मान निकालना है, इसका इसी वैल्यू का मान आ गया प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है ना, x² जमा 1/x², क्योंकि 2 इधर कहीं का है प्लस का, परली साइड में क्या हो गया माइनस का। क्लियर है बिल्कुल एकदम। तो आंसर कितना है आपका 14। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपके हर सेट में बहुत ही मज़ेदार और बेसिक बात है, ठीक है ना। जिस बच्चे का मैथ्स में बेसिक कमज़ोर है वो भी वीडियो देखें, ठीक है ना। बहुत ही मजबूत बेसिक होगा। आर्मी वालों के लिए तो बेस्ट ही है ये प्यारे बच्चों, लेकिन जिस बच्चे का बेसिक कमज़ोर है उसके लिए भी बहुत मस्त चीज़ है, बिल्कुल एकदम छोटी छोटी और बेसिक बातें हैं। अगला चलते हैं क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन द्विघात समीकरण का है। द्विघात समीकरण पहले तो देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पहले समझते हैं, तब जाकर क्वेश्चन को लेके चलेंगे। चीज़ क्या है प्यारे बच्चों, देखो द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिसमें x की या y की या z की a से लगा के z तक आपके जितने भी आपके ABCD वर्णमाला है सबसे बड़ी पावर 2 हो, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों x की पावर या किसी x मतलब अज्ञात पद की पावर, जितनी पावर होती है उसके मान या उसका हल उतना ही होता है। आप एक बात देखो, यदि x की पावर 1 है तो x का उत्तर 1 आएगा, x की पावर 2 है तो x के उत्तर 2 आएंगे, x की पावर 3 है तो x के उत्तर कितने आएंगे 3। पावर से मतलब होता है जितनी पावर होती है उसके आंसर उतने ही होते हैं। तो अब देखते हैं द्विघात समीकरण कैसा रूप होता है। पहले हम द्विघात समीकरण को समझते हैं। ax² + bx + c = 0, यह आपकी क्या है, एक द्विघात समीकरण है जिसमें x की सबसे बड़ी पावर कितनी है 2। यदि हम यहाँ पावर 3 कर दें, यहाँ पावर 2 कर दें, पूछे बच्चे क्या यह भी द्विघात समीकरण है, नहीं। अब x की सबसे बड़ी पावर कितनी है 3 है, तो यह त्रिघातीय समीकरण है। x की सबसे बड़ी पावर देखनी है, ठीक है ना, 2 और u कितना है आपका, ठीक है ना, ax² + bx + c है द्विघात समीकरण, ठीक है ना। अब इस द्विघात समीकरण का एक तो आपको द्विघात समीकरण u(a) क्या है, u(b) क्या है, c क्या है। ये तो है x² का गुणांक, इसे बोलते हैं हम x² का गुणांक इसे बोलते हैं। जो b है u है x का गुणांक। गुणांक मतलब होता है जो गुणा में हो, और c की साथ में x नहीं है तो u है आपका अचर पद। अचर पद बोलते हैं बिना x वाला, जिसमें x नहीं है, अचर पद हो गया, तो इसे अचर पद बोलते हैं। u x का गुणांक हो गया, u आपका x² का गुणांक हो गया। एक तो द्विघात समीकरण को मन ने अब से पहले जितने भी आपके सेट हल कराए हैं, 5-6 सेट आपके हल हुए हैं, उनमें द्विघात समीकरण को हल करके उसका आंसर पूछा गया है। तो आपको मन ने द्विघात समीकरण हल करनी बताई थी। जैसे मैं एक द्विघात समीकरण लेकर चलता हूँ, हम उसे इधर हल करते हैं। जैसे मैं एक समीकरण ले ली x² - 7x + 12 को हल करो और x का मान बताइए, तो मैं जब भी बताऊंगा कि बच्चों को x के मान 2 कैसे आते हैं। तो यह x² - 7x + 12 = 0 एक द्विघात समीकरण
समीकरण है क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 2 है। अब इसे हल करते हैं। हल करने का मेथड क्या है 12। इसे देखते हैं चर पद को सबसे पहले। अब देख सकते हो चर पद को 12 के से टुकड़े यदि यहाँ प्लस का हो तो जोड़कर 7, यदि यहाँ माइनस का होता तो घटाकर। तो अब क्या है प्लस का तो जोड़ के 7, 12 के से टुकड़े जिनका जोड़ 7 हो तो 4 तिये 12 गुणा करके तो 12 और 4 3 कितना हो गया प्यारे बच्चों 7। तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, या इस प्रकार 7 की जगह आप लिख सकते हो 4 + 3x + 12 बराबर 0। ठीक है ना। अब क्या कर देंगे x की वैल्यू निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया आपका 3x, माइनस को अंदर ले जाएंगे 4x और माइनस 3x और प्लस 12 बराबर 0। फिर दो के जोड़े, ये थोड़ा सा बेसिक है और द्विघात समीकरण हल करनी आनी चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त फैक्ट है आपका द्विघात समीकरण। x आप कॉमन ले लेते हैं, x - 4 माइनस का 3 तो x - 4 बराबर 0। एक तो आपका फैक्टर हो गया x - 4 और एक हो गया x - 3 बराबर 0। यदि आपसे गुणनखंड कराता तो उत्तर था ये, लेकिन आपसे x की वैल्यू पूछी है तो x की वैल्यू क्या निकलेगी x - एक बार तो इसे 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसे x - 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। एक तो ये हो गया और एक x - 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया 3। तो मैंने आपको क्या बताया था कि द्विघात समीकरण जितने घातीय समीकरण होते हैं उसके उतने ही हल होते हैं, हल बोलते हैं इसे, या इतने ही उत्तर होते हैं। तो x के 2 उत्तर आए, एक तो x बराबर 4 और एक x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो हमने द्विघात समीकरण समझ ली, द्विघात समीकरण के बारे में समझ लिया। ये द्विघात समीकरण को हल करने का मेथड है। जब भी कोई द्विघात समीकरण हल करी जाती है वो इस प्रकार हल करी जाती है। तो अब देखते हैं उसमें क्या पूछा गया, वो सवाल है कैसा। समीकरण x² जमा 2x माइनस p बराबर 0 के मूल के वर्गों का योग 10 है। अब प्यारे बच्चों ये मूल क्या है, अब देखते हैं ना मूल क्या है। मूल देखो यहाँ तो लिखा है मूल का मतलब है उत्तर। तो इसके मतलब जैसे आप इसे हल करोगे, द्विघात समीकरण को हल करोगे तो आपके 2 उत्तर आएंगे और उन 2 उत्तर के वर्गों का जोड़ तो कितना होगा 10 होगा। तो ये बताइए फिर p का मान कितना होगा। लेकिन एक बात है प्यारे बच्चों, हम यहाँ द्विघात समीकरण को हल नहीं कर सकते। क्योंकि हम क्यों नहीं हल कर सकते, क्योंकि हमें p की वैल्यू पता ही नहीं कि p का मान कितना है। आपको p का मान ही निकालना है। तो फिर द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे और कैसे हम p की वैल्यू निकालेंगे उसे देखते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम द्विघात समीकरण जो आपको यह दी है। देखो इसमें 2-3 फंडे होते हैं द्विघात समीकरण में। देखो मैं एक द्विघात समीकरण ली ax² + bx + c बराबर 0। इसमें सभी पद अज्ञात है। आपको a का मान नहीं पता, आपको b का मान नहीं पता और आपको c का मान नहीं। तो यहाँ से दो आपके क्या बनते हैं सूत्र बनते हैं जो बहुत ही मज़ेदार है, पूछे भी जाते हैं पेपर में। एक तो बनता है इसका क्या बनता है मूलों का योग। अगर आपको द्विघात समीकरण के मूलों का योग निकालना है तो इसका सूत्र है माइनस x का गुणांक, जो x का गुणांक है वो रख दो आप, और बटे x² का गुणांक। प्यारे बच्चों इस सूत्र का प्रयोग कब किया जाता है, जब आपको द्विघात समीकरण का हल नहीं कर सकते। आप द्विघात समीकरण जैसे यह तो कर नहीं सकते, आप इसे कर सकते हो। अगर मेरे से यहाँ पूछता कि यह द्विघात समीकरण है भाई और इसके मूलों का जोड़ बताइए तो 4 और 3 कितना हो गया 7, और आपसे गुणा पूछी तो 4 से कितना हो गया 12। बहुत ही आसान। और आप आपसे पूछे मूलों की गुणा, अगर आपसे मूलों की गुणा पूछे तो उसका फॉर्मूला है अचर पद बटे x² का गुणांक। ये हो गया आपका, या आप इसे उसमें 100 करें प्यारे बच्चों। देखो उधर से इससे निकाल ले तो x का गुणांक तो b और x का गुणांक a, तो इसे लिख सकते हो -b/a। और x का गुणांक वो किसका अचर पद कितना है आपका c, और बटे x² का गुणांक कितना हो गया a। ये थोड़ी सी 10वीं में द्विघात समीकरण को हल करने के मेथड है। तो एक द्विघात समीकरण है ax² + bx। आप इसे हल नहीं कर सकते और आपसे यहाँ इसके मूलों का जोड़ और मूलों की गुणा पूछी है तो मूलों का जोड़ आप यदि हल कर सकते हो तो ऐसे निकाल लो। हल नहीं कर सकते तो फिर कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये सूत्र बनाए गए हैं इनको हल करने के। x का गुणांक बटे x² का गुणांक और मूलों की गुणा अचर पद बटे x² का गुणांक -b/a और c/a। यदि आप यहाँ तक आगे हो तो मैं उस क्वेश्चन का हल करने चालू करूँ और उसके बारे में समझते हैं कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है ना। अभी तो हमने बहुत सारे
सारी बात द्विघात समीकरण के बारे में समझी, क्या द्विघात समीकरण है, कैसे उसे हल करते हैं, मूल क्या होते हैं, मूल का मतलब क्या है, ठीक है ना, तब जाकर हम क्वेश्चन को हल करेंगे। चलो जी, अब मैं उस समीकरण में चलता हूँ और वहाँ से पी की वैल्यू निकालता हूँ, पूरा क्वेश्चन मैं साफ कर देता हूँ। ये तो मैंने इसके बारे में समझाया था आपसे। तो एक द्विघात समीकरण आपको दिए, एक समीकरण दी है प्यारे बच्चों, इसने आपको x² जमा 2x माइनस पी बराबर 0 के मूल ले लेते हैं हम, कुछ भी मूल। इसके मूल जो हम 10वें मानते हैं, एक तो मानते हैं अल्फ़ा और एक मानते हैं बीटा। इसके मूल वैसे आप कुछ और भी ले सकते हो, वैसे अल्फ़ा बीटा इस प्रकार मानते हैं, एक्स वाई इसलिए नहीं मानते क्योंकि एक्स वाई इसमें आ जाते हैं, एक्स वाई तो एक्स वाई तो इसलिए नहीं मानते, हम क्या मान लेते हैं, एक तो अल्फ़ा, इससे हटके मतलब ए से लगा के जेड तक का, ए बी सी डी को छोड़ के आप कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने एक मूल अल्फ़ा और एक मूल क्या ले लिया, बीटा। मैंने मान लिया कि इस समीकरण के जो उत्तर आएंगे ना, तो एक उत्तर तो अल्फ़ा होगा और एक क्या होगा, बीटा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ मूलों का योग निकाला अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो क्या होगा आपका माइनस, देखो सूत्र क्या था, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का। आप कहोगे x स्क्वायर का तो गुणांक कुछ है ही नहीं, तो जिसकी गुणा में कुछ नहीं होता उसकी गुणा में कितना होता है, 1, तो कितना हो जाएगा -2 बटे 1, या आप क्या कह सकते हो, -2, ठीक है ना। अगर आप मूलों की गुणा निकाल रहे हैं, इसे आप ब्रैकेट में बंद भी कर सकते हो, मूलों की गुणा निकाल रहे हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, मूलों की गुणा अचर पद कितना, चिन्ह सहित -p और बटे x स्क्वायर का गुणांक 1 यानी कि -p हो गया। तो ये तो मूलों का जोड़ हो गया और ये मूलों की गुणा होगी। और आपको क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा स्क्वायर, देखो आपको क्या दिया हुआ है, इनके वर्गों का जोड़। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिया हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 10। तो आपको बताना है कि p का मान क्या होगा। चलो बच्चों, अब क्या करते हैं, देख अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 10 है। अब से पहले मैंने एक बीजगणित का सवाल हल करा था, आपको था x प्लस 1 बटा x का मान 4 है, एक्स स्क्वायर बटे 1, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितनी होगी, आपने क्या करा था, इसका वर्ग का मान निकालना है, आपने क्या करा, दोनों तरफ का वर्ग कर दिया था। तो मैं क्या करूँगा, देखिए हिंते चलूँगा प्यारे बच्चों, देखते चलेंगे, बस सवाल बहुत आसान है, बस वही बात है, एक बार हमें वहाँ तक जाना था, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों तरफ का वर्ग करने पर -2 का वर्ग, यानी कि दोनों तरफ का वर्ग। अब क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, पहले का वर्ग जमा दूसरे का वर्ग जमा दोनों की गुणा का दुगुना, 2 अल्फ़ा बीटा और बराबर कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि माइनस का वर्ग कितना, 2 का वर्ग तो 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसकी वैल्यू आपको दी है प्यारे बच्चों, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 10, वहाँ से रख देंगे प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा -p दिया हुआ है और बराबर कितना हो गया, 4। तो कितना हो गया, 10 -2p बराबर कितना हो जाएगा, 4। आप इसे पल्ली साइड में ले जाएगा, प्लस का कर लोगे और इधर ले जाएगा माइनस का, तो इधर तो बच गया 6, क्योंकि 10 में तो 4 गए 6 और बराबर 2p, 2 से आप भाग कर दोगे और आप प्यारे बच्चों यहाँ से p का मान आप निकाल लोगे, 6/2 और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। बहुत ही मस्त और मज़ेदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था, बहुत ही बेसिक से लाना था निकाल के। सवाल था द्विघात समीकरण का। सबसे पहले मैंने द्विघात समीकरण बताई, फिर आपको मूल के बारे में बताया, मूल क्या चीज़ होते हैं, मूल होते हैं उत्तर, ठीक है ना, जो उसके हल करने के बाद आते हैं, ठीक है ना। फिर बता कि अगर मुझे मूल न पता हो तो मूल, यदि मूल पता हो, जो कर हमने एक समीकरण हल करी थी, उसके मूल एक तो 4 और एक 3 आ था, आपसे सीधा जोड़ पूछे तो 7, आपसे गुणा पूछे तो 12। लेकिन अगर आपको नहीं ज्ञात है तो फिर कैसे करते हैं मूलों का जोड़ और मूलों की गुणा। वैसे तो प्यारे बच्चों आपको डायरेक्ट बहुत बार, चलो ये तो थोड़ा सा गहराई से क्वेश्चन पूछा गया था जाके, डायरेक्ट आपको एक द्विघात समीकरण दे देगा और ये कहेगा कि ये बताइए इसमें समीकरण में मूलों का जोड़ कितना है। तो ये सूत्र इसलिए बनाए गए थे कि आप पूरी समीकरण हल करो, फिर मूल निकाल लो, उन्हें जोड़ो घटाओ, इससे जल्दी आप, ठीक है ना, फट से आप अपना मूलों का जोड़ और मूलों की गुणा निकाल सकते हो। आप देख सकते हो इसका बेसिक था बिल्कुल एकदम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं क्या मज़ेदार बात है प्यारे बच्चों। क्लियर है आपका बिल्कुल एकदम से। जब तक कोई बात न समझ में आवे, वीडियो को बार बार देखें, जितनी बार आप वीडियो देखोगे इतना ही मस्त और मज़ेदार आपके पॉइंट समझ में आवेगा। हर सेट में कुछ न कुछ नया जरूर मिलता है प्यारे बच्चों, और आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन ही हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में, एक बहुभुज है,
मैंने इससे पहले वीडियो में बाहुभुज के बारे में बताया था। इसने कहा कि एक बाहुभुज है, बताइए वो 10 भुज है उसमें। बाहुभुज का मतलब जिसमें भुज है, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, 6 भुज, 7 भुज, 8 भुज, 9 भुज, सब बाहुभुज है। नुके वह बाहुभुज कौन सा है जिसके कोणों का योग कितना है, 1440 डिग्री है। मैंने आपको एक विधि बताई थी कि त्रिभुज के, जो हम त्रिभुज को लेकर चले, तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। चतुर्भुज को चले 18 का पढ़ा चलाओ ना, 18 का। इधर क्या लिख लो, भुज, कितने भुज है, और इधर क्या लिख लो, कोणों का योग। फटाफट करते चले जाएंगे। यदि हम 4 भुज ले, 4 भुज, तो 4 भुज का 18 दूनी 36। यदि हम 5 भुज ले, 18 तिये 54, बहुत ईजी, ठीक है। यदि मैं 6 भुज लूँ, 6 भुज, 18 चौक 72। यदि मैं 7 भुज लूँ, 7 भुज लूँ, तो 18 पंजे 90, यानी कि 900। यदि मैं 8 भुज लूँ, 8 भुज लूँ प्यारे बच्चों, 8 भुज लूँ तो कितना होगा, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 18 छिक्का 108, और 18 कितना हो गया, मगर 9 भुज लें, 9 भुज लें, 18 छिक्का गड़बड़ होगी, 18 कम 18, 18 दी 36, 18 तिये 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 18 छिक्का 108, और 18 सत्ते 126, 1260, और 10 भुज का हो जाएगा 18 अट्ठे 144, 1440 डिग्री। यानी कि आप क्या करते चले जाओ, सिंपल बात है, 180 आप प्लस करते चले जाओ, और कुछ नहीं करना है आपको। बस ये सबसे आसान विधि है, आप सूत्र से बच जाओगे बस इसमें। यदि प्रत्येक पूछे तो भुजाओं की संख्या से भाग, 180 जोड़ते चले जाओ, और पूछे 180, तो 10 भुज के कोणों का जोड़ कितना होता है, आपका जो 10 भुज है, 10 भुज के कोणों का जोड़ कितना है, 1440। क्लियर है बिल्कुल। 18 का टेबल, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144। यानी कि इधर भुज है, इधर 3 से चालू होंगे, ये 3 भुज का मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, समषष्ठ भुज, सतभुज, 8 भुज, 9 भुज, 10 भुज, और इनके कोणों का जोड़ इस प्रकार। यदि प्रत्येक पूछता कि त्रिभुज के प्रत्येक कोण है, तो 180/3 बराबर 60 का। यदि चतुर्भुज के पूछे तो जितनी भुजाओं की संख्या उससे भाग दे दो, 90 डिग्री प्रत्येक, ठीक है ना। 10 भुज के भी पूछता तो 10 से भाग दे देते, 144 डिग्री प्रत्येक कोण है उसका। तो क्लियर है, बहुत ही मस्त विधि है। किसी भी बाहुभुज के वैसे सूत्र भी है, अगर कुछ बच्चे सूत्र लिखना चाहते हो तो कोई भी बाहुभुज, उसके अगर कोणों का योग निकालना हो, कोणों का अगर योग निकालना हो तो फॉर्मूला है n-2 × 180। n क्या है, भुजाओं की संख्या। वो तो मैं इसलिए बताया था कि अगर कोई सूत्र याद रखना नहीं चाहता तो इस विधि से भी क्वेश्चन को हल कर सकता है। आप n की वैल्यू रखो, n की वैल्यू आपको बतानी है इसमें, ठीक है ना। वो दिया हुआ है आपको 1440 कोणों का जोड़ दिया हुआ है, n-2 गुणा कितना हो जाएगा, 180। आप इससे काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा, 18 से कितनी बार कट जाएगा, 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 18 अट्ठे 144, 8 बार कट जाएगा प्यारे बच्चों। 8 - n-2, n इधर जुड़ जाएगा तो n बराबर 10 पूछा जाएगा, ठीक है ना। आप सूत्र का प्रयोग ऐसे भी कर सकते हो, वैसे डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो। चलो जी अगला क्वेश्चन चलते हैं लेके। ये सूत्र हो गया आपका, किसी भी बाहुभुज के कोणों का जोड़ निकालने का सूत्र है, ठीक है ना। वैसे आप इस विधि से भी कर सकते हो, 180 जोड़ के कहीं तक भी आप जा सकते हो, ठीक है ना। अगला चलते हैं, पर इसके लिए 18 का टेबल क्या होना चाहिए, ज़बरदस्त, जब भी चलते हैं 180 18 जोड़ते चलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 0.9 का वर्गमूल क्या है। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं वर्गमूल के बारे में बता दूं। सिंपल संख्याओं को वर्गमूल तो हर कोई निकाल लेता है। जैसे मैंने कहा 4 का वर्गमूल, आपने कहा 2, वर्गमूल इसे ही बोलते हैं। 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3। यदि मैं कहा 16 वर्गमूल 4, मैंने कहा 25 वर्गमूल कितना हो गया, 5। लेकिन हम दशमलव संख्या का वर्गमूल देखते हैं। ये तो थी आपकी पूर्ण संख्या। अगर दशमलव संख्या का वर्गमूल, दशमलव से संख्या तभी बाहर निकलती है वर्गमूल में, कब बाहर निकलती है, जब दशमलव जोड़े में होती है। यानी कि आपका 0.04, तब आपका आंसर आएगा 4 किसका है, 2 का। दशमलव कितने स्थान पे, 2 पे, तो कितने पे लग जाएगी, 1 पे। यानी कि
दशमलव जब जोड़े में होती है तभी क्या होती है, वर्गमूल से बाहर। यदि 2 स्थान है तो वर्गमूल से बाहर निकल के 1 पे रह जाएगी। यदि 4 पे है तो कितने पे रह जाएगी, 2 पे। यदि आपकी कितने पे है, 6 पे है तो कितने पे रह जाएगी, 3 पे। यदि क्वेश्चन आपका इस प्रकार आ जाए 0.09 तो आप इसे लिखोगे 0.3, कितने स्थान पे, 2 पे। क्योंकि जिस प्रकार वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं तो दशमलव के भी 2 जोड़े बनते हैं। 2 जोड़े में थे क्या है, 1 स्थान पे, ठीक है ना, 1। यदि क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए 0.000 और आपको दे दिया 9, अब निकाल लो तो कितने जोड़े हैं, 2 जोड़े, यानी कि 4 स्थान पे है। यह सिंपल बात होगी कि जितने स्थान पे दशमलव वर्गमूल के अंदर है, 10 वर्गमूल से बाहर निकल के उसके आधे पर रह जाती है। तो यहाँ कितने पे है आपकी, 4 पे, तो कितने पे रह जाएगी प्यारे बच्चों, तो कितने पे रह जाएगी आपकी, 2 पे। 4 में से कितने पे रह जाएगी, 2 पे। यहाँ 2 पे थी तो 1 पे, 2 पे थी 1 पे, यहाँ कितनी थी, 4 पे तो 2 पे। लेकिन अगर दशमलव जो है आपकी 3 स्थान पे हो तो 3 का आधा नहीं होने का, क्योंकि 1.5 पे कहाँ लगाओगे आप, 1.5 पे नहीं होने का। यदि आपका 5 है, जैसे आप कुछ बच्चे क्या करें, जैसे क्वेश्चन देखा, मैं आपको बताता हूँ बच्चे क्या करते हैं। ये क्वेश्चन दिया एग्जामिनर ने, इसने पूछा इसका हल क्या होगा। बच्चा 9 किसका वर्गमूल है, 3 का, तो 0.3 ले भाई, ये हो गया मेरा उत्तर। और सवाल क्या होगा, तुरंत बिल्कुल एकदम गलत, क्योंकि यह कितने स्थान पे है, 1 पे। तो 1 से कितने पे, आधा होता नहीं कहीं। तो यार वह ऐसे नहीं प्यारे बच्चों, या हुलने का। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका हल क्या होगा, भाग विधि द्वारा। देख इस प्रकार, देख कैसे, दशमलव आपकी यहाँ लगी हुई है 9, आप 0 लगा के कितने भी जोड़े पूरे कर सकते हो, ठीक है ना। अब चलाओगे मारनी, पहले दशमलव लगा लो आप, 90 पे चलेगी आपकी। मैंने क्या करा प्यारे बच्चों, मैंने बताया 0.3 नहीं है। 0.3 जब होता, जब 0.09 होता, यानी कि कितने स्थान पर होती, 2 स्थान पे। जब 2 स्थान पर होती तब कितने पर लगती है आपकी, 1 पे। लेकिन अब कितने पे है, 1 पे। तो 1 का तो आधा, 1 का आधा तो आधे पे कहाँ लगाओगे आप, आधे पे दशमलव लगती ही नहीं, ठीक है ना। तो अब इससे कैसे हल करते हैं, भाग विधि द्वारा। तो 90 पे चलाते हैं, 9 9 81, एक बार ही चला कर देख लेते हैं, आपको पता लग जाता है उत्तर क्या होगा, 0.9। तो 0.9 से कौन सा विकल्प चालू है, सी। तो मेरा उत्तर हो गया 0.948, यानी कि दशमलव के 1 या 2 स्थान चला कर देख ले, हमें उससे ही पता लग जा कि आंसर हमारा क्या है। नहीं सब प्यारे बच्चों, ये अनंत वर्गमूल है। आप दशमलव के बाद कितनी भी 0 लगा कर जोड़े पूरे कर सकते हो, लेकिन अनंत नहीं दिखाना है मुझे तो केवल 1 या 2 अंक दिखा के और अपना उत्तर चेक कर लेना है कि मेरा आंसर क्या है। लेकिन 0.3 नहीं है, वो मैं आपको बताया 0.3 क्यों नहीं है। यदि यह सम स्थान पर होती है, जोड़े में होती, तो यानी कि 2 स्थान पर होती, तब कितने पर लगती, 1 पे, तब आपका क्या बनता, 0.3 बनता। आइए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 आपका प्यारे बच्चों साधारण ब्याज का सवाल है। देखो क्या दिया हुआ है, एक एक चीज़ समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पहले तो क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कर लेते हैं। वैसे आपका टोटल ही सेट इम्पोर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी आपके सेट में क्वेश्चन है, सारे ही मस्त क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, 5% वार्षिक दर से, यानी कि आपको दर दी है, दर दी है 5%, और भी वार्षिक दी है। कितने समय में, यानी कि क्वेश्चन में समय आपको ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। कितने समय में कोई राशि दुगुना हो जाएगी। दुगुना होने का मतलब क्या है, राशि तो दी नहीं, राशि दी नहीं और राशि को क्या कर रहा है, दुगुना कर रहा। तो राशि का मतलब है मूलधन। मूलधन, तो मूलधन जब आपको नहीं दिया तो आप कुछ भी ले सकते हो, XYZ। तो मैं कहूँगा कि ये दर प्रतिशत में है, तो क्वेश्चन प्रतिशत से संबंधित है, दुगुना तिगुना आपका हो रखा है। तो मैं क्या करूँगा, मूलधन को क्या पुट कर लूँगा, माना मूलधन कितना है, 100 रुपये है। वैसे आप XYZ और कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैंने कितना ले लिया, 100 रुपये। और वो धन, वो राशि क्या हो जाती है, दुगुना। दुगुना होना क्या है, ब्याज नहीं है प्यारे बच्चों, मिश्र धन। मिश्र धन कितना हो जाएगा आपका, 200 रुपये। भाई आपके पास 100 रुपये है और आपने बैंक में जमा कर दिए, वे 5 की दर से न पूछ रहा कितने समय में 200 रुपये यानी कि दुगुने हो जाएंगे। यदि आप 1 लेते हो तो 2 हो जाएगा, 4 लेते हो आपका 8 हो जाएगा, आप 10 लेते हो आपका 20 हो जाएगा। आप जो भी यहाँ रखोगे आपको उसका दुगुना लेना है। तो आपका ब्याज कितना लगा प्यारे बच्चों, यहाँ से ब्याज अगर हम देखते हैं ब्याज, तो ब्याज लग गया आपका 100 रुपये। ब्याज क्या लग गया आपका, 100 रुपये। और आपको क्या निकालना है, समय। तो अब साधारण ब्याज का सूत्र वो तो सबको पता ही होगा प्यारे बच्चों को। साधारण ब्याज का सूत्र, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे क्या है आपका 100। ये आपका साधारण ब्याज का सूत्र है, इसमें मान रख देंगे। ब्याज आपका 100 रुपये, वहाँ से देखते रहेंगे। मूलधन आपका 100, दर आपकी 5, समय आपको T ज्ञात करना है और बटे कितना 100। 100 से 100 कट,
तो 100 बराबर कितना आ गया आपका 5t, 5 से आप से भाग कर दोगे 20 बार, t बराबर कितना हो जाता है 20 वर्ष, क्योंकि गुणा में है कहाँ चल जाएगा बटे में। तो 20 साल में यानी कि 20 वर्ष में प्यारे बच्चों 5 की दर से 100 रुपये कितने हो जाएंगे 200 रुपये हो जाएंगे। तो आंसर क्या है आपका 20 वर्ष। क्लियर है बिल्कुल एकदम। साधारण ब्याज का सवाल था, राशि नहीं ज्ञात थी, तो ऐसी सिचुएशन में राशि को क्या कर लेते हैं 100 रुपये पुट कर लेते हैं। जो भी आपका मन हो x y z, देखो या तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, उत्तर तो किसी से भी आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे दर दी है, क्या पूछ रखा है समय। और दुगना तिगुना होना क्या है, ये दिनों कहता ब्याज दुगना हो जाता है तो तब हम ब्याज लिखते। अभी ब्याज का जिक्र नहीं करा, जब ब्याज का नाम ही नहीं आया तो फिर यूँ क्या हो जाएगा, दुगुना क्या होगा मिश्र धन होगा, ठीक है ना। तो ब्याज आपका 100 रुपये, और आप फॉर्मूले में मान रख दोगे ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अगला क्वेश्चन चलते हैं 38 लेके। 38 में क्या है, लाभ हानि का सवाल है प्यारे बच्चों, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। चलो पहले लाभ हानि का थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। देखो मैं जल्दी से बताऊंगा, थोड़ा फोकस करना। मैं आपको 2 टॉपिक बताऊंगा लाभ हानि के, बस 2 ही मज़ेदार, उससे ज़्यादा आपके एग्जाम में बहुत ही कम मिलता है, ठीक है ना। जैसे मैं थोड़ा सा लाभ हानि जो आपका चैप्टर है प्यारे बच्चों, लाभ हानि, इसमें 2 मूल्य होते हैं, यह मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। एक तो होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है खरीदना, किसी चीज़ को खरीदना, और एक होता है आपका विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य क्या होता है बेचना। यानी कि जब भी हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो बेचना मतलब होता है विक्रय करना, विक्रय करना बेचना, और क्रय मतलब क्या होता है खरीदना। ये तो क्लियर हो गया होगा, क्रय और विक्रय। अब एक पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है, देख ध्यान से समझते हैं। एक तो लाभ और एक हानि किस कंडीशन में होती है। पहला उदाहरण, एक उदाहरण इधर चलूँगा मैं, एक उदाहरण इधर चलूँगा लेके। देखो मैंने एक वस्तु का क्रय किया, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये है, और प्यारे बच्चों मैंने उस वस्तु का क्या कर दिया विक्रय कर दिया, विक्रय मूल्य मैंने वो बेच दी 1500 रुपये की। तो सिंपल बात है, मैं खरीदी थी वह 1200 की, बेच दी 1500 की, तो मुझे क्या हो गया लाभ हो गया। तो लाभ मैं कैसे निकाल लूँगा लाभ, तो जब भी लाभ का फॉर्मूला आपको निकालना है खाली लाभ, तो लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय। आपका एक सूत्र कक्षा 8 का तैयार हो गया। सूत्र आपको रटने नहीं है, सूत्र हमेशा बनाए जा प्यारे बच्चों, जिस प्रकार कंडीशन हो उसी के अनुसार बनाए जा। भाई क्रय आपका 1200, विक्रय आपका 1500, और आपको वह लाभ, तो लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय। आप अगर लाभ चेक करते हो तो लाभ हो जाता है आपको 300 रुपये का। फिर मुझे क्या निकालना है प्यारे बच्चों, अगर प्रश्न में पूछा जाता है लाभ प्रतिशत, क्या पूछा जाता है लाभ प्रतिशत, तो फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत का लाभ बटे में क्या आता है क्रय मूल्य। देख कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि बटे में क्या रखे, कहीं कोई विक्रय रख दे, कोई कुछ रख दे, तो बटे में हमेशा क्या होगा क्रय। लाभ बटे क्रय गुणा 100, तो आपको लाभ कितने का हो रखा है 300 का, क्रय मूल्य आपका कितना है 1200 रुपये, और गुणा कितना है 100, ठीक है ना। आप काट दोगे 300 चौका 1200, और 4 से 100 के अंदर कट गया 25, तो आंसर आ गया आपका 25%। तो आपके 2 सूत्र बने कक्षा 8 के। अगर आपको कहीं लाभ पूछा जाए तो लाभ ऐसे निकाल लोगे, अगर लाभ प्रतिशत पूछा जाए तो आप इस प्रकार निकाल लोगे। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, बिल्कुल क्लियर। और एक अगर आपसे लाभ पूछा जाए तो लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय। ये इधर देखते हैं हानि कैसे होती है। यदि मैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य प्यारे बच्चों लिख लूँ 1200 रुपये, मैं इसे चेक कर लेता हूँ, और मैं उस वस्तु का विक्रय मूल्य अगर कर देता हूँ 800 रुपये, कितना कर देता हूँ प्यारे बच्चों 800, तो सिंपल बात है वस्तु में क्या होगी हानि। मैं खरीदी 1200 की और बेच दी मैंने 800 की, तो सिंपल बात है मुझे क्या हो जाती है हानि। तो ऐसी कंडीशन में हानि में देखो सूत्र क्या हो जाता है क्रय माइनस विक्रय। अगर मुझे हानि निकालनी है, हानि की कंडीशन में क्रय मूल्य बड़ा होगा, ठीक है ना, और लाभ की कंडीशन में बेचने वाला मूल्य बड़ा होगा। तो हानि इस प्रकार होगी, आप लोग देख लो, वो आप 800 में से 12 नहीं काटा, 1200 में था 800। यदि आप हानि चेक करते हो प्यारे बच्चों तो हानि होगी 1200, तो क्रय माइनस 800, यानी कि आप घटा कर 400 रुपये से निकाल सकते हो। अगर मुझे परसेंट में क्या निकालनी है तो आपकी हानि होगी, यदि हानि पूछा जाए तो ये भी कक्षा 8 का सूत्र, देखो सूत्र बन रहे हैं, सूत्र कैसे बनने से आप देख सकते हो, उसे नोट करो बात को। मुझे निकालनी है हानि प्रतिशत, तो अगर हानि प्रतिशत निकालनी है हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा 100, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। किसी वस्तु को बेच के चाहे प्यारे बच्चों लाभ हो और चाहे किसी वस्तु को बेच के हानि हो, बटे में हमेशा क्या जाता है क्रय मूल्य। अगर मैं हानि प्रतिशत यहाँ से निकालता हूँ तो हानि मेरी 400 की,
क्रय मूल्य आप देख लो 1200 रुपये और गुणा कितना कर देते हैं 100, 400 दिए 1200 तो 100 भाग 3, 100 भाग 3 की पोजीशन 33 सही 1/3%, 100 भाग 3 33 सही 1/3%। तो ये आपके 4 सूत्र बिल्कुल बेसिक है, आप इसे देख लें, नोट कर लें, फिर मैं अगली बात लेके चलता हूँ। यानी कि आपको वैसे ही हमने पॉइंट 1 बना लिया अपना, सिंपल बिल्कुल एक समझने का बेसिक, बिल्कुल ये मैं बेसिक चला हुआ हूँ। दूसरा पॉइंट क्या बनाओगे प्यारे बच्चों, पहले तो मैं लाभ सीख लिया, लाभ कैसे होता है, लाभ प्रतिशत कैसे होता है, हानि कैसे होती है, हानि प्रतिशत कैसे होती है, हानि निकालनी है। क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है, क्रय माने खरीदना और विक्रय माने बेचना। दूसरी बात क्या है, यदि आपको क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछा जाए और विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछा जाए। दूसरी बात हम बढ़ाओगे, यदि आपको क्रय दे दिया और क्रय से आपको क्या पूछा, विक्रय, और विक्रय से क्या पूछा जाए, क्रय। यदि मैं क्वेश्चन चलूँ लेकर एक छोटा सा उदाहरण चलेंगे, आप इसका नाम दे लो पॉइंट 2, यानी कि आप ये दूसरा पॉइंट लेकर चल रहे हो और दूसरे पॉइंट में आप क्या कर रहे हो, क्रय से क्या निकालते हो, क्रय से यदि आपसे विक्रय पूछा जाए और या क्या पूछा जाए, विक्रय से आपसे क्रय पूछा जाए, तो तब आप कैसे निकालते हो क्वेश्चन को, तब कैसे, सिंपल क्वेश्चन तो आप कर लोगे। यदि आपको कहा कि मन ने एक चीज़ 1500 की खरीदी और 1800 की बेच दी तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, अब वो सिंपल तो आप कर सकते हो, लाभ निकालने, लाभ आपको 300 का हो गया बटे क्रय मूल्य 1500 गुणा 100, अब लाभ हानि तो आप निकाल सकते हो। अब दूसरा टॉपिक चलते हैं, क्रय अगर दे दिया जाए तो विक्रय कैसे निकालते हैं और विक्रय दे दिया जाए तो क्रय कैसे निकालते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन एक उदाहरण चलता हूँ लेकर, राम ने एक गाय 1200 रुपये में खरीदी। राम ने एक गाय 1200 रुपये में खरीदी, यदि वह 20% का लाभ चाहता हो, 20% का लाभ चाहता हो तो विक्रय मूल्य क्या है। दो शॉर्ट कर दिया मैंने थोड़ा सवाल, समझ सकते हो आप। क्रय मूल्य दिया है, राम ने गाय खरीद ली 1200 रुपये में और वो 20% के लाभ पे उसे बेचना चाहता है, तो उसका विक्रय क्या है, कितने की वो बेचेगा, विक्रय क्या है। देख प्यारे बच्चों, एक छोटा सा मैं आपको सूत्र लिखूंगा जो पूरा लाभ हानि आपका क्या करता है, क्लियर करता है। वो तो लाभ और हानि और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालने का था। ये सूत्र लिखता हूँ मैं, यदि आपसे क्रय और विक्रय पूछा जाए और लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत दी जाए तो आप कैसे हल करते हो। यदि फॉर्मूला है आपका विक्रय बराबर विक्रय मूल्य बराबर, एक छोटा सा सूत्र है आपका, क्रय मूल्य इंटू लाभ या हानि बटे 100, आपका एक सूत्र है प्यारे बच्चों, ये आपका प्रयोग करेंगे क्रय से विक्रय और विक्रय से क्रय निकालने में, ठीक है ना। लाभ, यहाँ हमारे यहाँ लाभ क्या होता है, लाभ होता है प्यारे बच्चों प्रतिशत वृद्धि और हानि क्या होती है, प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी। लाभ है प्रतिशत वृद्धि और हानि क्या है, प्रतिशत कमी। जैसे मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है फटाफट, तो क्रय आपका 1200, आपको लाभ कितने का दिया 20 का, तो 100 में जोड़ेंगे 120 बटे 100, ठीक है ना। यदि हानि होती 80 बटे 100, ठीक है ना। कंडीशन को काट देंगे प्यारे बच्चों, 100 से कैमर कट गया 12 बार और 12 12 144, 1440 रुपये। बहुत ही सिंपल सवाल हो गया, सवाल का आंसर एक ही लाइन में हो गया। इस सूत्र को आप कब प्रयोग करोगे, आप सूत्र नोट कर लो, जब आपको विक्रय देकर क्रय पूछा जाए, क्रय देकर विक्रय पूछा जाए, ठीक है ना। अब लाभ हानि तो हर कोई निकाल सकता है, वो पहले वाले पॉइंट से। दूसरे पॉइंट से यदि क्रय देकर विक्रय, विक्रय देकर क्रय, जैसे मैं एक और इसका उदाहरण दे लेता हूँ, फिर मैं पॉइंट नंबर 3 का जिक्र करता हूँ जिससे संबंधित आपका सवाल दिया हुआ है। इससे ज़्यादा आपका लाभ हानि में कुछ नहीं आता, ठीक है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेकर चलता हूँ, एक वस्तु को 160 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब की बार आपसे क्रय पूछा गया, तो मान रखो 160 की बेच दी तो 160 ही हो गया, क्रय मुझे निकालना है। 20 की हानि 80 बटे 100, 20 की हानि तो 80 बटे 100, जो मान जाए वही रखेंगे। विक्रय दिया हुआ है, क्रय पूछा है, पहली में क्रय दिया था, विक्रय पूछा था। 80 एकम 80, 80 दूनी 160,
और आप क्या करोगे, इधर 100 की क्या हो जाएगी गुणा, तो 100 दूनी 200 बराबर क्या हो गया आपका करे। कुछ बच्चों के मन में डाउट चल रहा था कि चलो अब करे दिया था तो आपने विक्रय निकाल कर दिखा दिया, यदि विक्रय दे तो करे कैसे निकलेगा, कंडीशन वही रहेगी। बहुत ही मज़ेदार और मस्त सूत्र है। अब पॉइंट नंबर 3 में चलते हैं। जब एक वस्तु 2 बार बेची जाए, एक वस्तु 2 बार बेची जाए तब कंडीशन क्या होती है। जैसे यहाँ 2 बार बेची, नो क्या है, एक साइकिल को 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि उस साइकिल को कितने में बेचे कि उसे 10% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। यानी कि कोई दुकानदार है, वो चीज़ बेच रहा है 360 की, उसे क्या हो रखा है, हानि। क्या हो रखी है, हानि। तो वह उसे कितने की बेचे, उसे क्या हो जाए, 10% का लाभ। यानी कि पॉइंट नंबर हम 3 बना लेते हैं प्यारे बच्चों। यानी कि एक वस्तु कितनी बार बेची जाए, यानी कि एक वस्तु कितनी बार बेची जाए, मैं शॉर्ट में लिखूंगा एक उदाहरण छोटा सा इसका, फिर हम जब क्वेश्चन चलेंगे। 2 बार बेची जाए, देख कैसी कंडीशन चलती है। ये कोई दुकानदार था, इसने कोई वस्तु खरीदी, मुझे नहीं पता कितने की ला खरीद गई, पर लेकिन इसने क्या कर दी, बेच दी वो। और वो इसने वस्तु बेच दी प्यारे बच्चों 720 रुपये की। 2 बार तो बेचेगा, जैसे यहाँ 360 की, तो उससे क्या होगी, 25% की हानि होगी। जैसे इसने वस्तु बेची तो उसे क्या होगी, 25% की हानि होगी। लेकिन हानि कोई नहीं चाहता। वो क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, यदि वो 25% की हानि की बजाय क्या चाहता प्यारे बच्चों, 25% का लाभ चाहता, तो उसे कितने रुपए की बेचता, वही आपसे पूछा गया है। जहाँ 25 है वहाँ आपको 10-10 रखना है, जहाँ 720 है वहाँ आपको कितना रखना है, 360 करने का पहला मेथड तो कक्षा 8 का मेथड है, वो बड़ा तरीका है। बड़ा तरीका क्या कहता है, 720 आपके पास विक्रय है, 25% की हानि है, आप यहाँ से क्रय नोल निकाल लो। जब आप क्रय निकाल लोगे तो फिर 25% का लाभ लगा क्या निकाल लोगे, विक्रय। लो जी, मैं पेज के 2 हिस्से कर देता हूँ। 720 रुपये आपका विक्रय है, क्रय आपको निकालना है। पहले इधर वाली कंडीशन से 25 की हानि 75/100 आप काट सकते हो 25 से 25 3 75, 25 चौका 100, और आप 3 से काट सकते हो, 3 से कट जाएगा यू 240 बार, यानी कि 24 3 72, यानी कि 3 से कट जाएगा यू इस 240 बार, और 24 चौके 96, यानी कि करे कितना आ गया प्यारे बच्चों, 960 रुपये। आप कैलकुलेशन को ध्यान से करें, 400, 4 चौके 16 80 ले, 4 दूनी 8 और 1 9, इस प्रकार भी। तो 960 रुपये की उसने खरीदी थी, और वो कितने की बेच रहा है, 720 की, यानी कि कम की बेच रहा है, तभी क्या हो रखी है, हानि। अब वो पूछ रहे हैं कि अगर 25% का लाभ चाहता तो उसे कितने रुपए की वो बेचता, यानी कि मुझे क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। अब की बार क्रय मूल्य आपको पता है 960, आप 25% का लाभ लगा के 125/100, सूत्र वही है, विक्रय बराबर क्रय लाभ। लाभ हुआ है, लाभ या हानि होती तो हानि। कंडीशन को काट देंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 0, 24 पंजे 120, 1200। एक तो विधि यह है प्यारे बच्चों से करने की, ठीक है ना, एक तो विधि यह है, पर इस विधि से हमें क्वेश्चन 2 बार करना पड़ जाए। एक बार तो आप क्या निकाल लोगे, क्रय। विधि सूत्र वही है आपका जो मैंने लिखा था आपका, विक्रय बराबर क्रय गुणा लाभ या हानि और बटे क्या है 100। पूरे लाभ हानि और बट्टे को भी वही सूत्र क्या है, क्लियर करता है आपका, ठीक है ना। डायरेक्ट कैसे करेंगे, अब इसका डायरेक्ट एक फंडा बनाऊंगे, इसे जल्दी से सवाल हो जा। देखो आप इसे उतार लो, ये तो है इसका क्या है, पूरा फुल एक्सप्लेन, ठीक है ना। अब इसे जल्दी से कैसे करेंगे, अगर क्वेश्चन मुझे जल्दी करना हो तो जल्दी करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देख लो 25% की क्या थी प्यारे बच्चों, 25% की हानि थी आपकी, और 720 की बेचते हैं। देखो जब हम इसे जल्दी करते हैं तो अब हम अपना एक अलग से फंडा बनाओगे कि जिससे जल्दी हो जा। ये तो है आपका पहला विक्रय, इसका नाम मैंने लिख दिया पहला विक्रय, और यह क्या है आपकी पहली प्रतिशत। पहला विक्रय तो पहली प्रतिशत। यह क्या है आपकी दूसरी प्रतिशत, और यह क्या है आपका दूसरा, यू क्या है दूसरा विक्रय। ये है प्यारे बच्चों। यदि आपको दूसरा विक्रय निकालना है, दूसरे तो निकालना है भाई, दूसरा विक्रय, तो हम क्या करेंगे, जो पहला विक्रय है ना, पहला विक्रय, इसको पहली प्रतिशत से क्या कर देंगे भाग, और दूसरी प्रतिशत से क्या कर देंगे गुणा। लो जी देखो, शॉर्ट अपने आप ही बनाए जाए, यू उस बड़े से ही बना हुआ है।
पहली प्रतिशत से भाग दूसरे से गुणा। इसमें काम क्या हो जाएगा, एक ही लाइन में हो जाएगा, क्वेश्चन 2 बार बिल्कुल नहीं करना पड़ रहा है। तो पहला विक्रय 300 कितना है 720, और आपकी पहली प्रतिशत 25 की हानि 75। प्यारे बच्चों घटा के लिखेंगे, हानि होगी हानि और लाभ होगा लाभ, और 25 का लाभ 125 आप काट सकते हो। 25 थी 75, 25 पंजे 125 और 3 से कैमरा कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 यानी कि 240 पर 24 पंजे 120, तो कितना आ गया आपका 1200 रुपये। लो जी एक ही लाइन में आ गया। अब इस क्वेश्चन को जो आपका 38वां क्वेश्चन है, अब इस समय इसी विधि से करके दिखाऊंगा आपको। आप बड़ी से करना चाहते हो बड़ी से कर सकते हो। तो साफ कर दूं, दूसरा विक्रय पहला विक्रय बटे पहली प्रतिशत गुणा दूसरी प्रतिशत। यदि वृद्धि है तो उसे क्या लिखेंगे, वृद्धि करके, और कमी है तो उसे कमी करके। चलो चलते हैं, क्या मज़ेदार बात है क्वेश्चन में। आपको पहला विक्रय दिया हुआ है यहाँ पे 360 की उसने बेच दी। जब वो 360 की वस्तु को बेच देता है तो 10% की हानि हो जाती है। यदि वो 10% का लाभ चाहता है तो पूछा है कितने की उसे बेचेगा। यानी कि मुझे क्या निकालना है प्यारे बच्चों, मुझे निकालना है दूसरा विक्रय, मुझे निकालना है दूसरा विक्रय। जो आपका पहला विक्रय है 360, इसे पहली प्रतिशत से भाग कर दो 90, दूसरी से गुणा 110। क्लियर। तो 9 चौक 36 पूरा और 11 चौक 44, 440 रुपये। लो जी 1 सेकंड में उत्तर आ गया। पर आपको क्या पता होना चाहिए था, सबसे पहले बेसिक, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने लाभ हानि के आपको जो फैक्ट बताए, आगे आने वाले जो भी प्रैक्टिस सेट में आपका क्वेश्चन आएगा मैं तुरंत आपका हल कर दूंगा। आप यहाँ से देख सकते हो, बेसिक बहुत ही मज़ेदार फैक्ट है। तो बढ़ावे बच्चों आगे क्वेश्चन को साफ कर दूँ। चलो जी, बहुत सारी बात बताई, मज़ेदार बिल्कुल एकदम लाभ हानि के बारे में। अब गलती नहीं होगा कोई क्वेश्चन इस टाइप से। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कार्य समय का सवाल है, चेंजिंग सवाल है, ठीक है ना। कार्य बराबर यानी कि कार्य समय यानी कि मिश्र समानुपात का क्वेश्चन है। कार्य बराबर एक सूत्र होता है प्यारे बच्चों, व्यक्ति गुणा समय। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग है, ठीक है ना। देखो कैसे हल करते हैं, पहले हल करने का तरीका देखते हैं, इसको क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन में दिया है, देखो क्या दिया हुआ है, 3 पुरुष या 6 स्त्री। यानी कि 3 पुरुष, या का मतलब यहाँ होता है बराबर, यानी कि 3 पुरुष 6 स्त्री। यानी कि जितना काम 3 पुरुष करते हैं उतना ही क्या करती है 6 स्त्री। तो सबसे पहले मैं कंडीशन लेता हूँ कि 3 पुरुष बराबर 6 स्त्री, कितनी होगी 6 महिला कर लो आप, 6 महिला। आप काटना चाहते हो काट सकते हो, यदि कैलकुलेशन आसान। 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना हो गया 6। यानी कि एक पुरुष के जो बराबर कार्य करता है वो 2 महिला काम करती है। यदि यानी कि जितना एक पुरुष एक दिन में काम करता है उतना कार्य क्या करती है 2 महिला। अगर हम इनकी कार्य क्षमता देखें, कैपेसिटी, तो पुरुष की तो दुगनी है, यानी कि कार्य क्षमता, इसे क्या बोलते हैं कार्य क्षमता, काम करने की। और महिला की कितनी है 1 है, या वह क्या है कार्य क्षमता। महिला की कार्य क्षमता 1 और पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है 2। तो सबसे पहले जब भी चेंजिंग सवाल बोलते हैं प्यारे बच्चों, जब भी हम इसे हल करते हैं तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक पुरुष कितना काम करता है महिला की तुलना में। तो महिला यदि 1 करती है तो पुरुष कितना करता है 2 काम करता है। अब क्वेश्चन को कहाँ से चलेंगे, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, कार्य बराबर वही व्यक्ति गुणा समय। अब क्वेश्चन देख यहाँ से बढ़ाएंगे। अब इसका काम तो बदलना और या कार्य क्षमता की कंडीशन लाना था। अब यहाँ से चलेंगे, 6 स्त्री एक काम को 112 दिन में समाप्त, यानी कि यहाँ लिख लेता हूँ मैं 6 महिला, हिंदी जरूर लिखते हैं इसमें, या आप वुमेन का प्रयोग कर सकते हो। कार्य बराबर वही प्रयोग करेंगे, व्यक्ति गुणा समय, ठीक है ना। 6 महिला एक कार्य को 112 दिन में पूरा करती है, 6 महिला 112 दिन में। उसी काम को 12 पुरुष, तथा का मतलब होता है प्लस, यहाँ तथा का मतलब क्या होता है प्लस, यानी कि अगर 12 पुरुष और कौन प्यारे बच्चों 8 महिला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, वो आपसे टाइम पूछा गया है, टी समय आपसे पूछा गया है। बस आप कार्य क्षमता रख दो कैसे, बस इसका यही कार्य है जो हम यह कंडीशन लाए थे, ये रखने के लिए लाए थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार है। कार्य बराबर व्यक्ति गुणा समय, यहाँ व्यक्ति जोड़े में है गुणा समय। एक महिला का कार्य 1 है तो 6 महिला का 6 कार्य 112 दिन में। एक पुरुष का कार्य 2 है तो 12 का 24 हो जाएगा, दुगुना काम करते हैं। एक महिला का 1 है तो 8 का 8 हो जाएगा, कितने दिन में टी में।
तो 6 गुणा 112, अब ये देख लेते हैं कितना हो गया प्यारे बच्चों। 24 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 32 हो गया शायद, और गुणा कितना कर देंगे t, चलो काटते हैं प्यारे बच्चों। 16 तय 16 सत्ते 112 और 16 दूनी 32 और 2 से 3 बार कट जाएगा और 3 सत्ते 21 दिन। बस छोटा सा सवाल था। t बराबर कितना आ गया 21 दिन। विकल्प है आपका a बराबर 21 दिन, यानी कि विकल्प ए। बहुत ही मस्त मज़ेदार क्वेश्चन है। आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि आर्मी वाले बच्चों की थोड़ी सी कैलकुलेशन वीक हो तो कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से 32 के बटे में ले जाकर तब भी काट सकते हैं। 16 सत्ते 112, 16 दूनी 32, फिर 2 से 6 काट दिया 3 बार, 3 सत्ते कितना आ गया 21 आ गया। लेकिन उससे पहले हम क्या लाएंगे इसमें बदलने की कंडीशन, यानी कि बदलना मतलब कार्य क्षमता, कि एक पुरुष कितना काम करता है और एक महिला कितना काम करती है। बराबर तो एक पुरुष के बराबर 2 महिला चाहिए, तो पुरुष का काम 2 है और महिला का काम कितना है 1। एक दिन में कितना कर सकते हैं, तो आप अच्छे से समझ लें, उतार लें। फिर अगला क्वेश्चन चलेंगे 40 लेकर, देखते हैं 40 क्वेश्चन में क्या है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है आपको, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 40 दिया है औसत चाल का दिया हुआ है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आता भी रहे। औसत चाल का, एक स्थान A से B तक जाता है कोई व्यक्ति। जब वो व्यक्ति स्थान A से स्थान B तक जाता है तो उसकी चाल रहती है 4 किलोमीटर प्रति घंटा जाने में चाल, और जब वो वापस आता है तो उसकी चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी बराबर है जितनी जाने में, जैसे ये कहो कि आप वो क्या जा रहा, दिल्ली से कोलकाता जाता है, या दिल्ली से आप ले लो इसे मुंबई जाता है, तो मुंबई जाता है तो जाने में तो चाल 4 और आने में कितनी होगी 16। तो मुझे क्या निकालनी है, औसत चाल। दूरी वही है, जितनी जाने की है इतनी आने की। तो प्यारे बच्चों औसत चाल का सूत्र होता है ऐसी कंडीशन में जब औसत चाल औसत चाल का मतलब आप समझते हो, मतलब दूरी तो इतनी चले, न तो चाल जाने में 4 रहे न 16 रहे, एक समान चाल, दूरी इतनी ही दूरी चली जाए और इतना ही समय लगे, चाल घटे बढ़े ना, उसे बोलते हैं औसत चाल। आप इसे देसी भाषा में कह सकते हो एक सार चाल, न चाल ज़्यादा न चाल कम, तो समय इतना ही। तो औसत चाल का सूत्र होता है 2xy बटे x प्लस वाई, 2xy बटे x प्लस वाई। सूत्र भी कई बार पूछ लिया जा कि औसत चाल का सूत्र क्या है, 2xy बटे x प्लस वाई। तो 2x का मान 4 पहली, x का मान पहली चाल है और y का मान आपकी दूसरी चाल है। तो कितना हो गया आपका 16, और कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 8 आ गया आपका यू आपका 16 हो गया, यू आपका 20 हो गया, यू आपका कितना हो गया 20। 2 से काट लो, 2 दाई 20 और 2 अठे 16, 8 अठे कितना आ गया 64 बटे कितना हो गया 10, 0.1 स्थान पर लगा देंगे 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। विकल्प मिल रखा है आपका पक्का, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल, 2xy बटे x प्लस वाई औसत चाल, ठीक है ना। पर लेकिन सूत्र कब लगता है, जब चालों के बीच की दूरी क्या होती है समान, इतनी दूरी जाने में इतनी दूरी आने में चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते 41 लेकर, क्या मज़ेदार फैक्ट है अगले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों। मेरा वेतन 10% बढ़कर 10% कम कर दिया गया तो मेरे वेतन में कितना लाभ या हानि है, प्रतिशत का सवाल है। 10% बढ़ाया, फिर 10% घटाया, फिर पूछ रहा है कि मेरे वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा, कि मेरा वेतन बढ़ा कि मेरा वेतन घटा। कई बार तो ऑप्शन में देता है कि वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं वही लगा कर है कि 10 बढ़ाया 10 घटाया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, समान हो गया। लेकिन प्रतिशत में ऐसा नहीं होता। अब देखते हैं क्या कंडीशन है। माना मेरा वेतन 100 रुपये था, यूँ 100 रुपये प्यारे बच्चों, पहले तो क्या करा 10% बढ़ाया तो 110 बटे 100 प्रतिशत, फिर 10% घटाया तो 90 बटे 100। बोलो बात सही है गलत। पहले तो 10% बढ़ा दिया तो 110 बटे 100 हो गया, फिर वही वेतन बढ़ा, वेतन 10% घटा तो 90 बटे 100। कंडीशन काट लेते हैं आप, 100 था 100 और 2 जीरो था 2 जीरो, तो 11 9 कितना हो गया 99। वेतन कितना था 100, फिर कितना हो गया 99, तो 1% की कमी, 1% की क्या जाती है हानि। कमी को क्या लिख सकते हैं, एक हानि, या हानि भी लिख सकते हैं 1% की हानि। बराबर नहीं रहता प्यारे बच्चों, हमेशा क्या होती है जितने की हम वृद्धि करते हैं किसी के मान में, जितने % की वृद्धि करते हैं और उतने ही % की कमी करते हैं, तो उस वस्तु के मान में हमेशा क्या होती है हानि होती है या कमी होती है।
ठीक है ना। अगला चलते हैं क्वेश्चन लेकर। वैसे इसका सूत्र भी है, लेकिन मैं सूत्र जितने कम से कम हो सके प्यारे बच्चों उतने कम यूज करता हूँ। आपको ज़्यादातर फैक्ट बताता हूँ कि इसका असली फैक्ट क्या है क्वेश्चन का। आगे चलते हैं। 4 और 8 का तृतीय अनुपाती क्या है? तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात निकालना है। देखो मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ। ये है आपका समानुपात से संबंधित सवाल। समानुपात हमारा 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है मध्य समानुपाती, एक होता है आपका तृतीय समानुपाती, और एक होता है आपका चतुर्थ समानुपाती। क्वेश्चन तो इजी है। जब भी हमें मध्य समानुपाती का सवाल दिया जाता है तो हमें 2 संख्या मिलती है, 2 संख्याओं से बनाना होता है। समानुपाती में 4 संख्या हो, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। एक तो क्वेश्चन इससे क्या बने प्यारे बच्चों, ये बने कि आपको ये 4 संख्या होगी, 4 में से 3 दे के एक पूछ लगा। नियम क्या है इसका? बार बार की गुणा एक तरफ A गुणा D और बराबर अंदर अंदर की गुणा एक तरफ B गुणा C। यदि ये बराबर हो जाती है तो तभी हम क्या मानते हैं? समानुपात में संख्या है। तो यहाँ 2 संख्या मिलती है, यहाँ भी आपको 2 संख्या मिलती है, लिखने का तरीका देखेंगे, और यहाँ आपको 3 संख्या मिलती है जब क्वेश्चन दिया जाता है। इसे कैसे लिखते हैं? जैसे मुझे 2 संख्या दे दी कि A B का निकालिए आप मध्य समानुपाती, इसे बोलते हैं मध्य। मध्य मैंने बीच का। देखो B और C ये क्या है? बीच के हैं। तो कैसे लिखते हैं? A x और आपका B, ये लिखने का तरीका है। जैसे मैंने दोनों संख्या ले ली A और B, यानी कि A और B ले ली। A और B का क्या निकालना है? मध्य समानुपाती निकालना है। तो जो यहाँ वो यहाँ, मध्य मतलब बीच में क्या रहता है? समान। जो यहाँ अब क्या करेंगे? बार बार की गुणा एक तरफ और अंदर अंदर की एक तरफ। अब चलते हैं क्या? तृतीय समानुपाती। यहाँ भी मुझे 2 ही संख्या मिल रहती है। जैसे जैसे यहाँ भी आपको 2 ही दी, A और B का तृतीय समानुपाती लिखे तो कैसे लिखते हैं? देख, A अनुपात B, अब मध्य में जो यहाँ वो यहाँ, UX, यानी कि चला तो गया वो चौथे नंबर पे, लेकिन निकला का तृतीय समानुपाती। जो यहाँ वो ही यहाँ, यानी कि जो यहाँ लिखना, जब संख्या 2 दी जाने प्यारे बच्चों तो जो यहाँ लिखा जाए वही यहाँ, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? मध्य समानुपाती। फिर वही बार बार की गुणा एक तरफ और अंदर अंदर की एक तरफ। यदि चतुर्थ है तो 3 संख्या मिलेगी। जैसे A B C का निकालना है तो उसे तो सिंपल लिख देंगे A B C और क्या हो जाएगा? X। बार बार की गुणा एक तरफ, अंदर अंदर की एक तरफ। तो यह रहता है इनके लिखने का क्रम, ना कि इनके सूत्र रटने हैं, इन्हें लिखने का क्रम। जब मध्य पूछा जाए तो जो यहाँ, जब भी आपको 2 संख्या मिलेगी, आपको नोट करना है 2 संख्या मिलेगी, 2 संख्या 2 संख्या, तो जो यहाँ वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ, ठीक है ना। जैसे आपसे देख यहाँ पूछा गया है, यू आपका क्या है? 4 और 8, इनका निकालना है तृतीय। तो 4 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ, 8 यहाँ और यहाँ x, तृतीय निकल का आ जाएगा। कंडीशन को कहाँ चलो लेके, यहाँ लिख लो थोड़ा सा। क्या लिखेंगे? 4x 8 8 64। क्लियर है प्यारे बच्चों? 4x बराबर 8 8 64, 4 से भाग कर देंगे, 64 भाग 4, 16 चौके 64। आपका आंसर कितना आ गया? 16। सवाल तो इजी था, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आगे भी बहुत सारी बात इसमें पूछी जाती है समानुपाती के बारे में। समानुपात में 4 संख्या होती है। ये समानुपात का चिन्ह होता है, देखिए वाला 4 बिंदी समानुपात का, ठीक है ना। और आपका अनुपात का होता है 2 बिंदी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं। ये लिखने का क्रम है, आप इसे नोट कर लोगे। मैंने बताया मैं सूत्र का बहुत ही कम प्रयोग करता हूँ, ज़्यादातर मैं फैक्ट बताता हूँ कि इसे लिखते कैसे हैं, सूत्र बनते कैसे हैं। 43 सवाल चलते हैं। 43 में क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों आप लोगों को? देखते हैं 43 में क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति को उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलकर 252 रुपये मिले। यानी कि जैसे किसी व्यक्ति का वेतन माना पहले x रुपये था, यूँ 5% बढ़ा दिया, 105/100, तो बढ़ के कितना मिला उसे? 252 रुपये। यूँ मैंने क्या ले लिया? पूर्व वेतन, पहला वेतन, जितना पहला वेतन था वो 5% बढ़ा दिया गया और उसे 252 रुपये मिल जाते हैं। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में उसका पूर्व वेतन कितना था। आप कंडीशन काट दो प्यारे बच्चों। 5 तक कट गया, 21 पंजे 105, 5 तक कैमरा कट गया 20 बार, 21 तक काटो, 21 से कम 21, 21 दूनी 42 और 12 दूनी
24 यानी कि 240 रुपये। बहुत ही ईजी और बहुत ही सरल क्वेश्चन था। माना पूर्व वेतन x था, 5% की बढ़ोतरी यानी कि प्रतिशत वृद्धि तो 100 प्लस और प्रतिशत कमी तो 100 माइनस। अगला क्वेश्चन चलते हैं 44 लेकर। 44 में देखते हैं क्या है। द्विघात समीकरण का है और द्विघात समीकरण के मूल a व b है और a जमा b का मान क्या होगा। देखो मैंने द्विघात समीकरण को सोल्व करना है और सोल्व करके आपको क्या निकालना है, मूलों का यानी कि इनका हल निकालना है और फिर उन्हें क्या कर देना है, जोड़ देना है। एक तो विधि है या, और एक विधि डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, अभी आपको बताया था मूलों का योग, अभी आपको बताया था यानी कि a प्लस बी या अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो क्या लेंगे, क्या नियम बताया था, माइनस x का गुणांक, वही तो प्रयोग करेंगे, और बटे x स्क्वायर का गुणांक, ये आप प्रयोग कर सकते हो। माइनस x का गुणांक -3 चिन्ह सहित, x स्क्वायर का गुणांक 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3/2, 3/2 यानी कि डी विकल्प। छोटा सवाल था, नहीं से आप क्या कर सकते हो, समीकरण को हल करेंगे। हल करने के बाद आप क्या करोगे, जिस बच्चे पे द्विघात समीकरण हल करनी आवे हल करेगा, हल करने के बाद वो दोनों उत्तर निकाल लेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है 2 उत्तर आएंगे, मूल मतलब उत्तर है, फिर दोनों को क्या कर देगा, जोड़ देगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 45। इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार सेट था, बहुत सारी नॉलेज इस सेट के अंदर थी, बहुत ही ज़बरदस्त मस्त सेट था। आने वाले सारे क्वेश्चन थे। एज का सवाल है। एज में पहले मैं लिख लेता हूँ प्यारे बच्चों, एक तो आपका भूतकाल, एक आपका वर्तमान काल और एक आपका भविष्य काल। बहुत ही इजी फैक्ट है। चलो जी पहले लेते हैं। एक पिता की आयु अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, तो वर्तमान में कहा है कि एक तो पिता है और एक उसका पुत्र है, और पिता जो है पुत्र से 5 गुना बड़ा है, 1:5 रेशो बना लिया। इसने कहा 4 साल बाद यानी कि 4 वर्ष बाद प्यारे बच्चों आयु का योग यानी कि पिता जमा पुत्र, जो पिता जमा पुत्र की आयु का जोड़ है प्यारे बच्चों वो आपका 44 वर्ष है। तो इसने पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु, यहाँ पे पूछा है कितनी है। चलो हल करते हैं, बहुत ही इजी सवाल है। कैसे करेंगे, जोड़ कहाँ दिया हुआ है प्यारे बच्चों, भविष्य काल में, अनुपात कहाँ दिया है, वर्तमान में। तो जहाँ अनुपात दिया है उस जोड़ को वहीं लेकर आएंगे, मतलब इस जोड़ को हम कहाँ लेकर आएंगे, वर्तमान में। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ा, घटाना पड़ेगा। 4 साल तो पिता की उम्र माइनस होगी और 4 साल पुत्र की, यानी कि टोटल कितनी माइनस होगी, 8। 44 में से 8 गए, तो 44 में से 8 गए, कितना बचेगा, 36। कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 36। यानी कि यहाँ पे योग कितना हो जाएगा, पिता की आयु प्लस पुत्र की आयु, तो कितना हो जाएगा आपका 36 वर्ष। क्योंकि क्या हो जाएगा, 8 वर्ष माइनस हो जाएंगे, 8 वर्ष क्या हो जाएंगे माइनस। क्यों, क्योंकि जब हम उम्र में पीछे की तरफ चलते हैं तो उम्र घटती है और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उम्र क्या होती है, जुड़ती है। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब सीधा अनुपात का वर्क है, बहुत ईजी फैक्ट है। योग को योग से भाग देंगे, पिता जमा पुत्र का कितना हो जाएगा, 6, 5 और 1 6, 6 चंग 36, 6 की गुणा कर देंगे, 6 कम 6, 6 वर्ष का उसका पुत्र है और 6 पंजे 30 वर्ष का उसका पिता है। यानी कि सवाल तो एज का है, अनुपात संबंधी दिया था। पहले मैं योग को वर्तमान काल में ले आऊँगा, फिर क्या करेंगे, उसे भाग दे के में से निकाल लेंगे। यो आपका 6 क्या था, में से, और में से की गुणानुपात में करके उन अनुपातिक संख्याओं को क्या बना लेते हैं, पूरा मान बना लेते। जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, आपको जितने भी फैक्ट मैंने समझाए आपकी बहुत ही मस्त समझ में आए। ठीक है ना। आप इन पर अभ्यास करें, हमसे जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें और बच्चों को भी बताएं। ठीक है ना। और अब मिलेंगे अगले सेट में।